तो यार आज के हमने इस शानदार सेशन में कुछ क्लासिफिकेशन की बात कर ली, हाँ कुछ क्लासिफिकेशन देख ली है, और हमने यार ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कर ली है बात। काफी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आइए। क्वेश्चन तो हमने किए नहीं, कैसे पता चलेगा एग्जाम में, जेई नीट जैसे बड़े एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो आज मैंने जेई के क्वेश्चन से आपको रूबरू करवाया है। दोस्तों छोटी छोटी खुशियां यार जीने का सहारा देती हैं, ख्वाहिशें तो पल पल बदलती रहती हैं। तो ख्वाहिशों की सुनेंगे तो यार एक बहुत बड़ा समंदर है, डूब जाएंगे। तो खैर कोई नहीं, लौटते हैं अपने काम की तरफ काफी दिन बाद। यार आज आप सभी के बीच हाजिर हैं, अब धुआंधार अंदाज में आप सभी के बीच यूं ही एक के बाद एक लेक्चर, जैसे आज का लेक्चर मिलेगा ऐसे आपको लेक्चर मिलते जाएंगे और ये कारवां बड़ा होता जाएगा। अब यार अनस्टॉपेबल बनना है। अब लेक्चर्स में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। अब आपको एक के बाद एक लेक्चर्स मिलेंगे। आज के इस लेक्चर के बाद आपको यार स्केड्यूल भी मिल जाएगा टर्म 2 के लिए। काफी सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज किया कि सर पॉलीमर तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। अरे यार आपके सिलेबस में पॉलीमर बोर्ड में नहीं है। जेई और नीट के लिए तो पॉलीमर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा नोटबुक से ही आएगा और काफी कम टाइम में इस चैप्टर को आप यार फिनिश कर सकते हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लें और ऐसे विचार आपके दिमाग में आते हैं कि पॉलीमर हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये विचार आप निकाल दें। करें स्टार्ट। फिर याद होगा आपको यार लास्ट सेशन में क्लासिफिकेशन से रिलेटेड हमारी जोरदार बातें चल रही थी। इसी कड़ी में क्लासिफिकेशन का एक और टाइप मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ मोनोमर्स। मोनोमर्स के टाइप के बेसिस पर यार पॉलीमर्स को कितने कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है, होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर। होमो नाम से ही आपको पता चल रहा है यहां पर यार एक टाइप की रिपीटिंग यूनिट होगी। समझ रहे हैं आप, एक टाइप की रिपीटिंग यूनिट, जैसे यार पॉलीथीन में होती है इथीन, टेफ्लॉन में होती है टेट्राफ्लोरोइथीन। अरे याद आया होगा आपको। और भी काफी सारे एग्जाम्पल हैं। फिलहाल आप ये देख लें होमोपॉलीमर्स क्या है। पॉलीमर्स इन विच रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स आर डिराइव्ड from only one type of monomer unit। जी हां, रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट जो डिराइव्ड है ये एक ही टाइप के मोनोमर से डिराइव्ड है। यानी रिपीटिंग यूनिट क्या होंगी यार, एक ही टाइप की होंगी। आर कोल्ड होमोपॉलीमर्स। ऐसे पॉलीमर्स को यार होमोपॉलीमर्स हम बोलेंगे। ढेर सारे एग्जांपल्स होते हैं होमोपॉलीमर्स के। इस प्रोसेस को होमोपॉलीमराइजेशन बोला जाता है। लेकिन मैं आपको आपका फेवरेट एग्जाम्पल बताना चाहूंगा। अरे पॉलीथीन का नाम आपने सुना होगा, कौन नहीं जानता पॉलीथीन के बारे में। ये इथीन आपके सामने है, इसको अगर पॉलीमराइज करवा दिया जाए तो एक प्यारा सा पॉलीमर यार पॉलीथीन बन जाएगा, नो टेंशन। और इस जैसे यार हमारे पास एक नहीं अनेकों पॉलीमर्स हैं। जेईई एडवांस्ड में भी क्वेश्चन आ सकता है, कितने होंगे होमोपॉलीमर्स, हाँ पूछा जा सकता है। बता दो इस लिस्ट में कितने होमोपॉलीमर्स हैं। अरे बिल्कुल आ सकता है, नोट कर लो। अदर एग्जांपल्स क्या है देख लो। पॉलीथीन के अलावा होमोपॉलीमर्स और कौन कौन से हैं जहां पर एक ही टाइप की रिपीटिंग यूनिट है। पॉलीप्रोपाइलीन नोट कर लिया है, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको आप प्यार से पीवीसी भी बोलते हैं, पॉलीआइसोप्रीन नोट कर लो भैया। आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, उसको पॉलीमराइज कर दें, हाँ रिपीटिंग यूनिट क्या हो, आइसोप्रीन हो। बिल्कुल सही सुना आपने। नियोप्रीन, नियोप्रीन याद आया आपको। अरे सिंथेटिक रबर में आपने देखा यार पान, अरे वो पान नहीं, पॉलीएक्रोनाइट्राइल, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है। नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 याद कर लें। कैप्रोलेक्टम से बनता नाइलॉन 6, कैप्रोइक एसिड से बनता नाइलॉन 6, पॉलीब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन की यार पॉलीमराइजेशन कर दें, कोई टेंशन नहीं है। टेफ्लॉन एक ही टाइप की यूनिट यार अटैच होती है, टेट्राफ्लोरोइथीन। सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, इनके बारे में हमने यार बायोमोलिक्यूल चैप्टर में अंडरस्टैंड कर लिया है। तो पॉलीमर और बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन यार मर्ज होकर आ सकता है। बता दो इनमें से कितने होंगे होमोपॉलीमर्स। बिल्कुल बन सकता है जी, आसान क्वेश्चन है। अंडरस्टैंड हो गया।
चलिए फिर ये सारे एग्जांपल आपने देख लिए। स्ट्रक्चर्स मैंने यहां पर ड्रॉ नहीं किए हैं, स्ट्रक्चर्स हम पिछले सेशन में जोरदार तरीके से देख चुके हैं। तो कोपॉलीमर्स की बारी है। होमोपॉलीमर्स में कोई टेंशन नहीं है, तो कोपॉलीमर्स में भी कोई टेंशन नहीं होगी। देखिए, पॉलीमर इन विच रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम 2 or more टाइप्स ऑफ मोनोमरिक यूनिट। हां, बिल्कुल सही सुना है। इस केस में 2 या 2 से ज्यादा टाइप की होंगी रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स, या फिर इनको हम बोल सकते हैं मोनोमरिक यूनिट्स। और इस प्रोसेस को क्या बोल देंगे? कोपॉलीमराइजेशन। पहली बात, कोपॉलीमर में रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट एक टाइप की नहीं होगी, 2 या 2 से ज्यादा टाइप की होगी। क्या हमने ऐसा कोई पॉलीमर देखा है? अरे देखा है, दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोज खाएं, ऐसा पॉलीमर आपने देखा है। ऐसा पॉलीमर नाइलॉन 6,6 आप देख चुके हैं यार। एडिपिक एसिड हेक्सामिथाइलिन डायमाइन की कंडेंसेशन से बनता है ऐसा पॉलीमर। जहां देखिए रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट यार 2 टाइप की है, एडिपिक एसिड हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। क्या होगा इस केस में? कंडेंसेशन होगी, यहां से H, यहां से OH, H2 बना रहा होगा, इसका रिमूवल होगा, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। सिमिलर मैनर में यहां से OH और बगल में जो हेक्सामिथाइलिन डायमाइन का NH2 होगा, वहां से हाइड्रोजन क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। और शानदार अंदाज में नाइलॉन 6,6 मिल रहा होगा। इसके बारे में डिटेल में बातचीत हमारी यार लास्ट सेशन में हो चुकी है। 2 या 2 से ज्यादा टाइप की रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट हो, मोनोमरिक यूनिट हो, तो ऐसे केस में यार कौन कौन से पॉलीमर्स हमारे सिलेबस में होंगे जिन्हें हमें अंडरस्टैंड करना। हाँ, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इनमें से कितने कोपॉलीमर्स होंगे। देखिए यार, लास्ट सेशन में काफी सारे कंडेंसेशन पॉलीमर्स की हमने बात की थी, जहां पर 1 से ज्यादा टाइप की रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट थी। उन सभी को यार कोपॉलीमर्स ही तो बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? देख लो, नाइलॉन 2,6 यहां रिपीटिंग यूनिट 2 टाइप की थी, ठीक है। नाइलॉन 6,10 स्ट्रक्चर याद आया होगा। अरे नोटबुक के पेज पलट कर देखें यार, बार बार स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करना चाहूंगा। नाइलॉन 6,6 तो आप देख ही चुके हैं। मिलेमाइन, फॉर्मेल्डिहाइड, गिलेप्टल। गिलेप्टल क्या है जानते हो ना आप? टेक्रोन, ब्यूनाइन, ब्यूनाइस, इन सभी में यार 2 या 2 से ज्यादा, अरे 2 ही टाइप की रिपीटिंग यूनिट है। 2 से ज्यादा टाइप की रिपीटिंग यूनिट तो एबीएस में आपने देखी थी, याद है? एबीएस आपको यार पहले लेक्चर में बताया था, कैसे भूल सकते हैं। तो फिलहाल जो पॉलीमर मैंने आपके सामने रखे हैं, इनमें यार 2 टाइप की रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी कोपॉलीमर का केस है। हाँ, 2 से ज्यादा टाइप की भी हो सकती है, जैसे एबीएस में मिलती है। एबीएस क्या है? नोटबुक के पेज पलट कर रिवाइज कर ले। हर रोज आपको जितना कवर हो जाए क्लास में उतना रिवाइज करना है। बार बार रिवाइज नहीं करेंगे, फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आपका ठीक नहीं हो पाएगा। कितने लेक्चर्स और मिल रहे होंगे? अरे यार टेंशन मत लो, आज आपको सेकंड लास्ट लेक्चर मिल रहा होगा, इसके बाद एक और लेक्चर मिलेगा। सर आपने तो बोला था नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दिया जाएगा, फिर एक और लेक्चर क्यों? अरे प्यारे दोस्तों, आज इस लेक्चर के लास्ट में ढेर सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मतलब मैं बात कर रहा हूं जेईई मेंस और जेईई एडवांस्ड में आने वाले ढेर सारे पॉलीमर चैप्टर से आने वाले क्वेश्चंस की। क्या नीट के क्वेश्चन कवर नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में नीट के क्वेश्चंस की होगी जमकर प्रैक्टिस, यानी जेईई मेन, जेईई एडवांस्ड और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हमने पॉलीमर चैप्टर के थ्योरी के साथ साथ कर लिए तो क्वेश्चंस का फ्लेवर भी हमें मिल जाएगा। और थ्योरी तो बिंदास हम सीख ही रहे हैं, बार बार अपने नोट्स को रिवाइज कर लेंगे। अरे इस थ्योरी को नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नोट नहीं कर रहे हैं तो याद नहीं होगा, फिर आपको नोट्स बनाओ साथ साथ, और फिर दुआदार तरीके से अंडरलाइन करते करते आप रिवाइज कर लें। बार बार रिवाइज करेंगे तभी याद होगा। जितने भी जेईई और नीट में टॉपर्स आते हैं उनसे बात करता हूं मैं कि यार तुमने ऐसा क्या किया जो बाकी बच्चे नहीं कर पाए। वैसे तो मुझे पता होता है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स के लिए ताकि मैं उनको यार रेफरेंस दे पाऊं, बात करता ही हूं कि बताइए आपने ऐसा क्या किया, यूनिक क्या किया, आपके फ्रेंड सर्कल में बाकी जो लोग हैं वो इतना अच्छा क्यों नहीं कर पाए। जो कॉमन बात निकल कर आती है वो यही है कि सर हमने इतनी बार रिवीजन की, उन्होंने रिवीजन में हार मान ली। डायरेक्टली नहीं बोलते रिवीजन में हार मान ली, क्योंकि उनके फ्रेंड है यार, कैसे बोलेंगे।
फ्रेंड की बेइज्जती थोड़ी करेंगे। ये कहते हैं सर हमारे अंदर बस यूनिक बात ये थी कि हमने बार बार रिवीजन की। जब मैं पूछता हूं कितने टाइम आपने चैप्टर को रिवाइज किया, मोर देन 20 टाइम्स। क्या आपके अंदर है इतनी हिम्मत? हिम्मत है तो रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लो, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। आगे देखिए, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मैकेनिज्म। टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट के बाद, टाइप ऑफ मोनोमरिक यूनिट के बाद बारी है मैकेनिज्म के बेसिस पर कैसे हम पॉलीमर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन को प्यार से आप एडिशन पॉलीमराइजेशन भी बोल सकते हैं। इन पॉलीमर्स को आप एडिशन पॉलीमर्स भी बोल सकते हैं। एडिशन पॉलीमर्स, इस टेक्निक के अंदर एडिशन पॉलीमर्स की हम बात कर रहे होंगे, और इस टेक्निक के अंदर हम यार कंडेंसेशन पॉलीमर्स की बात कर रहे होंगे। कंडेंसेशन पॉलीमर्स की बात कर रहे होंगे। और जब कंडेंसेशन पॉलीमर्स बन रहे होंगे तो यार स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे पानी, अमोनिया, ऐसे मॉलिक्यूल का रिमूवल हो रहा होगा। तो इनके बारे में तो आप जानते ही हैं। डज नॉट डिपेंड अपॉन चेन कैरिंग फ्री रेडिकल और आयन। यहां पर यार इनकी जो डिपेंडेंसी है ये रेडिकल और आयन पर नहीं होगी, यहां कंडेंसेशन होगी स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे पानी, अमोनिया, HCl, ऐसे मॉलिक्यूल का यार रिमूवल होगा। तो आप जान गए हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है। यहां से मिलने वाले पॉलीमर्स होंगे कंडेंसेशन पॉलीमर्स, याद रखेंगे। चलिए, वेरी गुड। कई बार ऐसे पूछ भी लिया जाता है स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स कितने हैं इनमें से, मतलब आपसे पूछा गया यार कंडेंसेशन पॉलीमर्स कितने हैं, बता देंगे। अरे लास्ट सेशन में बताया था आपको यार। तो इनका मैकेनिज्म हम लास्ट सेशन में देख चुके हैं, किस प्रकार से पानी का रिमूवल होता है, अमाइड्स मिलते हैं, पॉलिएस्टर्स मिलते हैं, याद आया आपको। तो देखिए फिर एडिशन पॉलीमर्स में काफी कुछ सीखने का है। क्या सीखने का है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या है, कैटायनिक मैकेनिज्म क्या है, एनायनिक मैकेनिज्म क्या है, काफी कुछ सीखने का हमारे सिलेबस में है। चलिए इसके बाद बात करें शानदार मैकेनिज्म की, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की हम बात कर रहे होंगे। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यार 3 स्टेप में होगा। कौन कौन से स्टेप होंगे? चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपगेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप। इन 3 स्टेप में प्रोसीड होगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को आपने यार हाइड्रोकार्बन चैप्टर में जरूर देखा होगा, किसी ना किसी टीचर ने आपको जरूर गाइड किया हो। यूट्यूब पर इतने सारे अच्छे टीचर्स हैं यार, जरूर आपने कहीं ना कहीं से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखा होगा अगर आपने हाइड्रोकार्बन चैप्टर कवर किया है। नहीं तो यार अगर हाइड्रोकार्बन नहीं किया तो हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स में भी उस रिएक्शन का जिक्र होता है। कौन सी रिएक्शन का? फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन का। अगर उस रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको क्लियर है तो मुझे लगता है पॉलीमर्स के फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिलहाल देख लें इस मैकेनिज्म में यार, यहां पर फ्री रेडिकल इनिशिएटर हम यूज करने वाले हैं, यहां पर फ्री रेडिकल जनरेटर यूज करने वाले हैं। और लेबोरेटरी में जो यूज होता है फ्री रेडिकल इनिशिएटर या फिर जनरेटर, उसको बोलते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। कौन सा होता है? बेंजोइल पेरोक्साइड। शक्ल देखना चाहोगे? इन लेबोरेटरी बेंजोइल पेरोक्साइड इज यूज्ड एज फ्री रेडिकल इनिशिएटर। क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है, जेईई मेंस या नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैंने कहीं देखा है बेंजोइल पेरोक्साइड को यूज किया जाता है एज ए फ्री रेडिकल इनिशिएटर। ये है बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड, पेरोक्साइड की खास बात यह है इसमें होती पेरोक्सी लिंकेज, या लोन पेयर लोन पेयर रिपल्शन है। इस रिपल्शन की वजह से यार ये बॉन्ड वीक होता है, काफी वीक होता है बॉन्ड। जैसे लाइट की प्रेजेंस में रखते हैं या फिर हाई टेम्परेचर करते हैं, क्या होगा? लाइट की प्रेजेंस में रखने पर यार देखना फोटोन टकराएगा। लाइट की होंगे एनर्जी पैकेट, इस एनर्जी पैकेट को फोटोन बोलते हैं। टकराएगा तो यार फटाक बॉन्ड टूट जाएगा। जिसका इलेक्ट्रॉन था उसे ये बात रहेगा, हाँ होमोलिटिक क्लीवेज होगी, बीच से बॉन्ड टूटेगा। तो ऐसे ही RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड R, अगर इस पर फोटोन टकराए, इसमें पेरोक्सी लिंकेज हो तो ये चीज बन जाएगी। यहां से क्या बनेगा? PHC डबल बॉन्ड O रेडिकल, और इसकी बजाय R हुआ तो क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड O रेडिकल। ठीक है, कहानी क्लियर है। अगर हमारे पास RC डबल बॉन्ड O रेडिकल है, अब इसका क्या होगा?
यार जैसे ही परोक्सी बॉन्ड टूटा, परोक्सी लिंकेज यहां ब्रेक हुई, वैसे ही ऑक्सीजन पर आ जाएगा रेडिकल, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बैठा होगा, जिसके आने की वजह से इसका ऑक्टेट हो गया डिस्टर्ब। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ऑक्टेट इसका डिस्टर्ब है, काफी पागल होगा, दीवाना होगा। क्या करेगा ये? देखिए ये यार कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। कैसे बनाएगा कार्बन के साथ बॉन्ड? कार्बन का जो बॉन्ड इस आर के साथ है, एल्काइल ग्रुप के साथ है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड तो यार यही बनाएगा, इसका मन है बॉन्ड बनाने का। क्यों इसका मन है? इसलिए मन है क्योंकि यार इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये जबरदस्ती करेगा, हाँ यही चाहेगा कि बॉन्ड बना लो। तो क्या होगा इस केस में? ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो आर रेडिकल बनेगा। कार्बन रेडिकल और रेडिकल अगल बगल कौन सी गैस इवॉल्व होगी? CO2 गैस इवॉल्व होगी। अब रेडिकल कहां मिल रहा होगा? यहां मिल रहा होगा, क्या बनेगा? आर रेडिकल। क्या मिल रहा होगा? आर रेडिकल। यार रेडिकल यहां पर देखिए इनिशिएट हो गया है। अभी आर रेडिकल क्या करेगा? इनिशिएट तो हो गया है। जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके कार्बन पर अटैक कर बैठेगा। क्यों? क्योंकि यहां वीक बॉन्ड पाई बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? वीक बॉन्ड पाई बॉन्ड है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन पर अटैक कर बैठेगा, ये इसको दिखाई देगा वीक बॉन्ड पाई बॉन्ड, ठीक है। लो भैया अटैक कर दिया इसने, तो वीक बॉन्ड पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, वीक बॉन्ड पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा होगा, हाँ ये इलेक्ट्रॉन देखिए शेयरिंग में कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, हाँ कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी यार, शेयरिंग में कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। अब नया रेडिकल कहां बनेगा? नया रेडिकल यहां बनेगा, ठीक है। आर इसके साथ अटैच हो गया, वीक बॉन्ड पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसकी हुई होमोलिटिक क्लीवेज, ये इलेक्ट्रॉन कहां गया? ये इलेक्ट्रॉन यार इसके साथ बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हो गया। अब इलेक्ट्रॉन कहां होगा? अब इलेक्ट्रॉन यहां होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन यहां होगा, जो क्या बोलेंगे हम? फ्री रेडिकल बोलेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब बॉन्ड में नहीं है, ये कहना चाह रहा हूं। चलें फिर आगे, चलिए रेडिकल इनिशिएट हो गया, चेन इनिशिएशन स्टेप है, हाँ चेन देखिए यहां पर इनिशिएट हो गई है। अब चेन प्रोपगेट करेगी। अब क्या होगा? ये ड्रामा काफी सारे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ चलेगा, उनके पाई बॉन्ड टूटेंगे। देखिए जैसे ये इसके साथ बॉन्ड बनाए, इसकी हो जाए होमोलिटिक क्लीवेज, ये इसके साथ बॉन्ड बना ले, ठीक है ना, ये इसके साथ बॉन्ड बना ले, इसकी होगी होमोलिटिक क्लीवेज, नया रेडिकल कहां आएगा? नया रेडिकल यहां आएगा। और ऐसी अगर n यूनिट्स अगर जुड़ जाएं तो नया रेडिकल कहां आएगा? हर बार नया रेडिकल यार इस टर्मिनल कार्बन की खोपड़ी में देखने को मिलता है। तो ऐसी अगर n यूनिट जुड़ जाएं तो नया रेडिकल कहां आएगा? इस टर्मिनल कार्बन की खोपड़ी पर मिलता है। कोई टेंशन नहीं है, बिंदास। हमने प्रोपगेशन को भी अंडरस्टैंड कर लिया है, किस प्रकार से चेन यार प्रोपगेट होगी। अब बारी है टर्मिनेशन की। ऐसी चेन जो कि यार प्रोपगेशन स्टेप में हम देख चुके हैं, अगल बगल होंगी, अगल बगल होंगी, तो क्या करेंगे फिर? ये इनका भाईचारा होगा। स्टेबल मैं नहीं हूं, स्टेबल तू नहीं है, स्टेबल मैं नहीं हूं, स्टेबल तू नहीं है, आओ साथ मिल जाएं तो दोनों स्टेबल हो जाएं। तो क्या होगी? डाइमराइजेशन होगी, ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे। अगर ये कंबाइन हो जाएंगे तो यार इस प्रकार से लंबी सी चेन मिल जाएगी, सांप की तरह लंबी सी चेन मिल जाएगी। कहानी क्लियर है? और अगर ऐसा हुआ तो कोई रेडिकल नहीं बचेगा, कार्बन की खोपड़ी में सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। कार्बन की खोपड़ी में सिंगल इलेक्ट्रॉन आने से कार्बन सनकी हो जाता है, पागल हो जाता है, हाईली रिएक्टिव हो जाता है। तो ऐसे केस में क्या करेगा? भाईचारा करेगा, ठीक है ना। मिल बांट कर काम चलाएंगे, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे, बॉन्ड बन जाएगा। शांति शांति, ओम शांति ओम। चले आगे। चलिए ये सब कुछ आपने देख लिया है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपने देख लिया, तो बारी है यार कैटायनिक पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म की। मतलब यहां पर इनिशिएटर जो होगा वो रेडिकल नहीं होगा, इनिशिएटर एसिड होगा। इनिशिएटर कौन होगा? एसिड होगा, H+ होगा इनिशिएटर, या फिर और लुईस एसिड कैन बी यूज्ड, या फिर यार लुईस एसिड को भी यूज में लाया जा सकता है। बिल्कुल सही सुना है, लुईस एसिड को भी यूज में लाया जा सकता है। तो बात करेंगे चेन इनिशिएशन की।
लुईस एसिड H प्लस, या फिर किसी और आयन जिस पर यार प्लस चार्ज है उसको भी तो लुईस एसिड बोलेंगे। जैसे A प्लस से हम इस रिएक्शन को इनिशिएट करेंगे, इस पॉलीमराइजेशन को हम इनिशिएट करेंगे। A प्लस जाएगा एल्कीन के पास, इसको क्या दिखाई दे गया है, पाई बॉन्ड, वीक बॉन्ड है, इसको ब्रेक कर दे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सिग्मा बना ले। कैसे, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। कैटायन को क्या चाहिए, प्लस चार्ज को क्या चाहिए, स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, इसके बाद इलेक्ट्रॉन नहीं है। जिस चीज की कमी है वही चाहिए, आपको भी तो वही चाहिए जो आपके पास नहीं है। देखिए इसको क्या चाहिए, इसको यार इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वीक बॉन्ड पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो यार बॉन्ड बना लेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से दूर शिफ्ट हुए तो इस कार्बन पर चार्ज कैसा होगा, इस कार्बन पर चार्ज यार प्लस मिल रहा होगा। इसे आप क्या बोल देंगे, चेन इनिशिएशन स्टेप आप बोल देंगे। चेन प्रोपोगेशन स्टेप क्या होगा, ये जो प्लस चार्ज है जो इस टर्मिनल कार्बन पर आया, ऐसे काफी सारी यूनिट्स होंगी, एक के बाद एक झमाझम उनके साथ क्या करता जाएगा यार, कंबाइन होता जाएगा। एक यूनिट के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, फिर प्लस चार्ज इस पर आएगा, ये अगली यूनिट के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, प्लस चार्ज टर्मिनल कार्बन पर आएगा। ऐसे ही n यूनिट अटैच होने के बाद यार चेन इनिशिएशन स्टेप के बाद यार बारी है चेन प्रोपोगेशन स्टेप को जानने की। देखिए प्लस चार्ज आ गया इस टर्मिनल कार्बन पर, ऐसे अगर n यूनिट्स इसके साथ कंबाइन हो जाएं, n यूनिट्स कंबाइन होती हैं तो झमाझम तरीके से प्लस चार्ज आगे शिफ्ट होता जाएगा और फाइनली कहां मिल रहा होगा, टर्मिनल कार्बन पर। ये अगर देखना यार, इसके पाई क्लाउड को अपनी तरफ खींच ले, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले तो प्लस चार्ज यहां आएगा। ऐसे ही n-1 यूनिट होगी, वो भी कंबाइन होती जाएंगी और फाइनली प्लस चार्ज आपको यार यहां देखने को मिल पाएगा। अगर यहां होल n आप बना दो तो एक यूनिट यहां बच जाएगी। जी हां, ऐसे लिख दो यार, ये n यूनिट यहां कंबाइन हो गई तो कितनी यूनिट होगी, एक ये और n ये n+1। अगर यहां आपने n यूनिट लिख दी है तो एक यूनिट ये वाली बचेगी जिसमें इस टर्मिनल कार्बन पर प्लस चार्ज मिल रहा हो। यही तो होगा यार। आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, या तो कोई ऐसा आयन जिस पर प्लस चार्ज है वो इस कार्यक्रम को इनिशिएट कर रहा होगा, या फिर H+ इनिशिएट कर रहा होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है यार मेरे दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कोई और लुईस एसिड हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, जो कि यार पाई क्लाउड को खींचने की, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचने की काबिलियत रखता हो। जैसे BF3 इनकम्प्लीट ऑक्टेट है दोस्तों, बॉन्डिंग में आप देख चुके हो, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है बोरोन का। ऐसे ही AlCl3 एल्यूमिनियम का है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, 6 इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ और खाली ऑर्बिटल भी है। इलेक्ट्रॉन खींचने की काबिलियत रखते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। देखना सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है, यहां भी देखना 6 इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन खींचने की काबिलियत रखते हैं। ये यार इनिशिएटर का काम कर सकते हैं, A+ H+ तो कर ही सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचने की काबिलियत रखते हैं, याद रखनी है ये बात। चलें आगे, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो मैंने आपको बता दिया है। चेन प्रोपगेशन आपने देख ली, इनिशिएटर को आपने देख लिया, इनिशिएशन स्टेप को आपने देख लिया, चेन प्रोपगेशन स्टेप को आपने देख लिया। अब बारी है यार चेन टर्मिनेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप की बारी है। किसी सब्सटेंस से मिलता है A+, मान लेते हैं उस सब्सटेंस के पास B- भी है, तो A+ ने क्या किया ये आप देख ही चुके हैं, B- क्या करेगा ये आप देख लो। B- इस कार्बन के प्लस चार्ज को हटाने के लिए इस पर करेगा अटैक और यहां से यार H+ का रिमूवल हो जाए और डबल बॉन्ड बन जाए, प्लस चार्ज हट जाएगा और B- भी स्टेबल हो जाएगा। तो B- कैसे स्टेबल होगा और ये कैसे स्टेबल होगा, B- स्टेबल होगा H+ पाकर, H+ कैसे मिल जाएगा, ऐसे मिल जाए भैया, यहां से देखना H+ को खींच लेगा ये और इलेक्ट्रॉन जो होंगे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो यहां शिफ्ट हो जाए तो कार्बन का प्लस चार्ज भी दूर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको देखिए यार ये शानदार पॉलीमर मिल जाएगा, नो टेंशन। अब बारी है यार एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म की। यहां पर यार पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को बेस इनिशिएट कर रहा होगा, कोई बेस इनिशिएट कर रहा होगा,
बेस नेगेटिवली चार्ज आयन होगा जैसे कि B माइनस। ठीक है, इसके भी 3 स्टेप होंगे। कौन से 3 स्टेप होंगे? चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। जी हां, इन 3 स्टेप को यार सीने से लगा लेना है, तो पॉलीमराइजेशन के मैकेनिज्म में आपको यार जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तीनों स्टेप आप जानते, प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। देखिए फिलहाल चेन इनिशिएशन स्टेप को देख लो, क्या होगा इसमें। इसमें यार इस प्रकार से मान लेते हैं हमारे पास एल्कीन है और B माइनस पास आए तो क्या होगा, पास आए तो यार ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिपेल कर रहा होगा, ये दूर शिफ्ट हो जाएगी और इस प्रकार से देखना चेन इनिशिएट हो जाएगी। माइनस चार्ज मिल रहा होगा इस कार्बन पर, माइनस चार्ज मिल रहा होगा। कैसे मिल रहा होगा ये देखना, ये तो इसका खुद का इलेक्ट्रॉन था ही, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हुआ है जिसकी वजह से इस कार्बन पर माइनस चार्ज मिल रहा होगा। चेन हो जाएगी मेरे दोस्तों इनिशिएट। अब क्या करना है, चेन प्रोपोगेशन की बारी है। देखिए चेन इनिशिएट होने के बाद हमें ये मिल गया था, अरे आप देख चुके हैं, पीछे वाली स्लाइड पर देखो, पिछली स्लाइड पर देखो आप, यही तो मिल पाया था। अगर इसके साथ n यूनिट्स ऐसी अगर अटैच हो जाए, कैसी देख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2N ये अटैच हो जाए, एक के बाद एक के बाद एक अटैच हो जाए, तो क्या मिलता है B CH2 CH2N, N यूनिट देखना अटैच होगी और टर्मिनल कार्बन पर माइनस चार्ज मिलेगा, टर्मिनल कार्बन पर माइनस चार्ज मिलेगा, ऐसा कुछ मिलेगा। कहानी क्लियर है? ये क्या होगी यार, चेन प्रोपोगेशन स्टेप हो गया और क्या हो गया, चेन बन गई। कहानी क्लियर है? चले आगे। चेन प्रोपोगेशन के बाद बारी है चेन टर्मिनेशन की। चेन को टर्मिनेट करने के लिए प्रोटोनेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। तो ऐसे सोलवेंट हमें यूज करने होंगे जो कि यार प्रोटॉन ट्रांसफर कर सकते हो, ऐसे सब्सटेंस को हमें यूज करना होगा जो कि H प्लस को डोनेट कर सकते हो, ठीक है। तो H प्लस डोनर की बात करनी होगी। फिलहाल हमारे पास क्या है, RCH2 CH2N और टर्मिनल कार्बन पर है माइनस चार्ज। फिलहाल हमारे पास ये H प्लस ट्रांसफर के लिए क्या यूज किया जा सकता है, चेन टर्मिनेशन के लिए इसको आप अल्कोहल पिला सकते हो अल्कोहल का इस्तेमाल किया जा सकता है, आप H2O यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और कोई ऐसी चीज यूज की जा सकती है जिससे यार इसको H प्लस खिलाया जा सके, ठीक है। H प्लस खिला देंगे, नो टेंशन, यहां से अल्कोहल से यार H प्लस इसको मिल जाएगा, ये शांत हो जाएगा, कार्बन का माइनस चार्ज दूर हो जाएगा, नो टेंशन। हाईली बेसिक है ये, कार्बन की खोपड़ी में माइनस चार्ज है, कार्बन को इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो है नहीं जो इस माइनस चार्ज को पकड़ कर बैठा रहे, संभाल कर रखे, तो क्या होगा, हमें यार अल्कोहल वगैरह से ही H प्लस डालना होगा जिससे चेन टर्मिनेशन हो जाएगी, नो टेंशन। RCH2 CH2N CH2 CH3 और इस प्रकार से यार हमने एनायनिक मैकेनिज्म को भी अंडरस्टैंड कर लिया है। तो हमने यहां पर यार देखिए मैकेनिज्म के बेसिस पर पॉलीमर्स को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया। ये कैटेगरीज कौन सी हैं आपके सामने है, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, इससे एडिशन पॉलीमर्स मिलते हैं और इससे कंडेंसेशन पॉलीमर्स मिलते हैं। यहां पर देखना ये डिपेंड नहीं करता चेन कैरिंग फ्री रेडिकल और आयन पर, क्योंकि यहां तो कंडेंसेशन होती है। स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे पानी, अमोनिया, HCl इनका रिमूवल होता है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से हमें यार स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स मिलते हैं, मतलब कंडेंसेशन पॉलीमर्स मिलते हैं। और यहां देखिए चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से हमें यार एडिशन पॉलीमर्स मिलते हैं। और इसके अंदर हमने बात कर ली है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की, कैटायनिक मैकेनिज्म की और एनायनिक मैकेनिज्म की। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के लिए फ्री रेडिकल इनिशिएटर यानी पेरोक्साइड यूज करना होगा, मेनली बेंजोइल पेरोक्साइड का यूज करेंगे, मजा आ जाएगा ठीक है। कैटायनिक मैकेनिज्म के लिए या तो यार लुईस एसिड यूज होगा या फिर आप H प्लस भी यूज कर सकते हैं। एनायनिक पॉलीमराइजेशन के लिए यार बेस हमें यूज करना होगा। बेस क्या करेगा आप जानते हैं, अटैक करेगा और यार चेन इनिशिएट हो जाएगी, प्रोपगेट होगी और फिर टर्मिनेशन हो जाएगा, नो टेंशन।
चलिए इसके बाद देखिए, ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हमें बात करनी है। जिस पल का आपको था इंतजार वो पल आ गया है। आप सोच ही रहे थे कि पॉलीमर्स में यार किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो ये लो दोस्तों, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, टेंशन नहीं लेनी है। आज हम यार मेंस और जे एडवांस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट सेशन में नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम निपटा देंगे यार, धाएं धाएं कर देंगे, सब धुआं धुआं हो जाएगा। ठीक है, यहां देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, मतलब ये बात कर रहा है एडिशन पॉलीमराइजेशन की। इस क्वेश्चन को देखते ही मुझे भनक लग गई है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन की बात कर रहा है, तो मुझे लगता है इसको चूज करने में कोई एतराज नहीं है। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। अगर आपको यार नॉलेज है नाइलॉन 6,6 एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमाइन के कंडेंसेशन से बनता है, तो कोई टेंशन नहीं। यहां देखना, बेकेलाइट बनता है फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड यूज करने से। नाइलॉन 6 के बारे में आप जानते होंगे, नाइलॉन 6 कैप्रोइक एसिड की कंडेंसेशन से बनता है। अब ये शानदार पॉलीमर ब्यूना एन ही तो है जो कि एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनता है। ये देख लो, ब्यूना एन क्या है आपके सामने दोस्तों, ब्यूना एन क्या है, तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। 1,3 ब्यूटाडाइन और यार एक्राइलोनाइट्राइल, इनकी को पॉलीमराइजेशन करवा दी जाए तो शानदार पॉलीमर ब्यूना एन मिल जाएगा। ब्यूना एन दिखने में कैसा है प्यारे दोस्तों, ब्यूना एन दिखने में जैसा भी आपके सामने है। देखिए, करेक्ट नेम ऑफ फॉलोइंग पॉलीमर, इस पॉलीमर का करेक्ट नेम क्या होगा दोस्तों? करेक्ट नेम का पता चलेगा मोनोमरिक यूनिट के नेम से। मोनोमरिक यूनिट का नेम क्या होगा? फिलहाल इसको देखने से मुझे ऐसा अंदेशा होता है कि यार ऐसे काफी सारे यूनिट देखना कनेक्टेड हैं, तो जो मोनोमरिक यूनिट है उसका पता तो हमें यहां से चल पाएगा। मोनोमरिक यूनिट का पता यहां से चल पाएगा दोस्तों। और ये जो मोनोमरिक यूनिट है ये वाली है CH2 डबल बॉन्ड CCH3 गौर से देख लो दुनिया वालों, गौर से देख लो, मोनोमरिक यूनिट ये वाली है। और इस मोनोमरिक यूनिट को आप क्या नाम देंगे? क्या नाम है इस मोनोमरिक यूनिट का? क्या नाम है? देखो, आइसोब्यूटाइलिन नाम है इसका, आइसोब्यूटाइलिन है। इसकी पॉलीमराइजेशन से पॉली आइसोब्यूटाइलिन मिल जाएगा, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये आइसोब्यूटाइलिन है, याद कर लो, क्या ये आइसोब्यूटाइलिन है और इसकी पॉलीमराइजेशन से क्या हाल होगा? बेहाल होगा और ये पॉलीमर मिल जाएगा। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यार ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर? आप लिख लो, नाइलॉन 2,6 बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है। इसके अलावा भी कोई बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर? हाँ, PHBV भी एक पॉलीमर है जो बायोडिग्रेडेबल होता है। इसके बाद आगे देखिए, चलिए फिर आगे चले। हाल बेहाल क्यों होता है पता लग गया आपको? क्योंकि यार क्वेश्चन को हमने हाल बेहाल क्यों हो जाएगा? क्योंकि यार क्वेश्चन को हमने धुआं धुआं कर दिया। चले आगे फिर आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर? देखिए, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हमारे सिलेबस में दो हैं, एक PHBV और दूसरा नाइलॉन 2,6। यहां पर यार नाइलॉन 2,6 के बारे में बात की गई है। आप सोच रहे होंगे सर ने नोट्स में तो नहीं बताया, तो यार लास्ट लेक्चर में बताने वाला हूं। आप नोट्स में जहां नाइलॉन 2,6 आपने नोट किया कंडेंसेशन पॉलीमर्स की दुनिया में, वहां लिख लो नाइलॉन 2,6 इज ए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। अब पहचानो नाइलॉन 2,6 कौन सा है? मुझे तो ये लगता है, देखिए नाइट्रोजन के बीच में यहां 6 कार्बन है, यहां 2 कार्बन है, तो क्या हुआ? नाइलॉन 2,6 हुआ। क्या ये इसका राइट आंसर है? हाँ, ये इसका राइट आंसर है। चले आगे फिर आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर? ब्यूनाइस तो यार एडिशन पॉलीमर है, टेफ्लॉन भी एडिशन पॉलीमर है, नियोप्रीन भी एडिशन पॉलीमर है, नाइलॉन 6,6 कंडेंसेशन पॉलीमर है। बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है, आसान है, इतनी बार थ्योरी में हम देख चुके हैं। जिसको यार नाइलॉन 6,6 बनाना नहीं आता उसके लिए देखिए, नाइलॉन 6,6 कंडेंसेशन पॉलीमर है हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एडिपिक एसिड का।
ये हेक्सामिथाइलिन डायमाइन है और ये एडिपिक एसिड है। हेक्सामिथाइलिन डायमाइन की NH2 से हाइड्रोजन का रिमूवल कर दो और एडिपिक एसिड के OH को आप रिमूव कर दो, मतलब नेट आप H2O का रिमूवल कर दो। नो टेंशन, नो टेंशन, H2 माइनस कर दो, काफी सारी यूनिट को जोड़ दो, एक के बाद एक काफी सारी यूनिट को जोड़ दो और काफी सारी यूनिट को जोड़ने के बाद आपको यार नाइलॉन 6,6 इस प्रकार से शानदार अंदाज में मिल जाएगा। फिर भी आप ज्यादा अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो भैया फिर पिछले लेक्चर के नोट्स देख लो, या फिर पूरे लेक्चर को देखना चाहते हो तो पूरे लेक्चर को देख लो। वहां हमने काफी सारे कंडेंसेशन पॉलीमर्स की बात की थी। यहां देखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ नाइलॉन 6 मतलब नाइट्रोजन के बीच में, दो नाइट्रोजन के बीच में कितने कार्बन होंगे? 6 कार्बन होंगे। तो पहचान लो, पहचान लो, यहां तो 7 कार्बन है, यहां 6 कार्बन है, यहां 7 कार्बन है, यहां 5 कार्बन है, तो यही आंसर होगा फिर। दो नाइट्रोजन के बीच में 6 कार्बन होंगे तो नाइलॉन 6 बोलेंगे, 2 और 6 होंगे तो नाइलॉन 2,6 बोलेंगे, 6 और 10 होंगे तो नाइलॉन 6,10 बोलेंगे। कहां से बनता है? कैप्रोलैक्टम से बनता है। कैप्रोलैक्टम की हाइड्रोलिसिस होती है, कैप्रोइक एसिड मिलता है, उसकी कंडेंसेशन होती है तो शानदार पॉलीमर नाइलॉन 6 मिलता है। कोई टेंशन नहीं है। आगे चले, देखिए ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज सिंथेसाइज्ड यूजिंग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से कौन से पॉलीमर को बनाया जाएगा? टेरिलीन की बात करें कंडेंसेशन से बनेगा दोस्त, ये नहीं बनेगा। मिलेमाइन पॉलीमर की बात करें कंडेंसेशन से बनेगा। नाइलॉन 6,6 की बात करें ये भी कंडेंसेशन से बनेगा। तो टेफ्लॉन ही एक ऐसा केस है जो एडिशन पॉलीमर है, और अगर ये एडिशन पॉलीमर है तो इसको दोस्तों किससे बनाया जा सकता है? एडिशन पॉलीमर्स को नोट किया होगा आपने, एडिशन पॉलीमर के मैकेनिज्म को आपने नोट किया होगा। कैसा मैकेनिज्म हो सकता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो सकता है। जी हां, तो आंसर क्या होगा? आंसर डी होगा। कंडेंसेशन पॉलीमर्स का फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं हो सकता है, एडिशन पॉलीमर्स का हो सकता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और यही तो यार एडिशन पॉलीमराइजेशन से बना है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नो टेंशन। टेफ्लॉन क्या है? रिवाइज करना चाहते हो, रिवाइज करना चाहते हो, टेफ्लॉन क्या है? रिवाइज कर लो जल्दी से। चले आगे फिर, चलिए, विच वन इज क्लासिफाइड एज कंडेंसेशन पॉलीमर? देख लो भैया, कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर है? ये तो है नहीं। नियोप्रीन तो एडिशन पॉलीमर है, टेफ्लॉन भी एडिशन पॉलीमर है, एक्राइलोनाइट्राइल भी एडिशन पॉलीमर है, डेक्रोन कंडेंसेशन पॉलीमर है। ये होगा इसका आंसर। क्या आप देखना चाहते हो डेक्रोन क्या है? देख लो, टरथैलिक एसिड, इथाइलिन ग्लाइकोल, इनकी कंडेंसेशन से बनता है कौन? डेक्रोन। डेक्रोन बनता है। पॉलीएस्टर है, एस्टर ग्रुप मिलते हैं इसमें, देख लो, इस प्रकार से कंडेंसेशन होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड से OH और एल्कोहल से हाइड्रोजन। रिवाइज हो गया? अरे रिवाइज हो गया। चलिए फिर आगे चलते हैं। इसको टेरिलीन भी बोलते हैं, प्यार से टेरिलीन भी बोलते हैं इसको। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज ए पॉलीअमाइड, मतलब अमाइड ग्रुप हो। अमाइड ग्रुप बोले तो, अमाइड ग्रुप बोले तो ऐसा ग्रुप हो, देख लो ऐसा ग्रुप किसमें है? नाइलॉन में मिलता है ऐसा ग्रुप तो यार, तो आंसर ये हो जाएगा। नाइलॉन में मिलता है ऐसा ग्रुप, तो ये होगा इसका आंसर। हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एडिपिक एसिड की कंडेंसेशन करने के बाद ऐसा ग्रुप मिल रहा होगा। ठीक है, फिर तो नाइलॉन फैमिली में काफी सारे पॉलीअमाइड्स की हमने बात की है। ये देख लो, एक और क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन बदल कर आ गया, देख लो दोस्तों। डेट चेंज है बस। 2013 में जो ऑनलाइन पेपर हुआ था, ठीक है, डेट चेंज है बस। ऑप्शन बदल दिए गए हैं, क्वेश्चन सेम है। टेफ्लॉन होगा क्या पॉलीअमाइड? नहीं होगा। टेफ्लॉन होगा क्या? नहीं होगा। ओरलोन होगा? नहीं होगा भैया, नाइलॉन फैमिली में मिलता है अमाइड ग्रुप, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलें दोस्तों आगे चले, नोट कर लिया है। देखिए फिर आगे हमें यार बात करनी है अगले टॉपिक की। जेईई मेन और जेईई एडवांस्ड में प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज के बेसिस पर किस टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं, इससे आइडिया होगा किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ये टेंशन नहीं लेनी, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सर ने बात नहीं की है,
क्या थोड़ा सा वक्त दीजिए, अगले सेशन में नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ हो जाएगी अपनी मुलाकात। ये क्या है? कायरल मोनोमर पूछा है, इनमें से कौन से पॉलीमर का होगा कायरल मोनोमर? ये आपके लिए होमवर्क है, आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा। पीएचबीवी के होंगे कायरल मोनोमर, पीएचबीवी के होंगे कायरल मोनोमर, नोट कर लो, ये आपके लिए होमवर्क है। एनसीईआरटी बुक से आपको देखना है कि पीएचबीवी क्या है। आप सोच रहे होंगे अरे सर आपने पढ़ाया नहीं। प्यारे दोस्तों, अगले सेशन में आपको यार पीएचबीवी पढ़ा दिया जाएगा। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स को मुझे अलग से करना है डिस्कस, और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स की दुनिया में एक पॉलीमर होता है पीएचबीवी। नायलॉन 2,6 के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। पीएचबीवी क्या है, इसमें कायरल मोनोमर किस प्रकार से मिलते हैं देख लीजिएगा डिटेल में, अगले सेशन में होगी बात। कायरल वर्ड से कोई टेंशन तो नहीं है? अरे देख लो, एक कार्बन के साथ अगर 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हो तो ऐसे कार्बन को कायरल कार्बन बोलते हैं। ए बी सी डी ये डिफरेंट हो तो यार ऐसा कार्बन जिसके साथ ये 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप अटैच्ड है तो ऐसे कार्बन को कायरल कार्बन बोल देंगे। और जो पीएचबीवी है इसकी मोनोमरिक यूनिट में कायरल कार्बन मिलता है, कोई टेंशन नहीं है। तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ बेकेलाइट प्रोसीड्स वाया रिएक्शन, देख लो कौन सी रिएक्शन होती है, जानी पहचानी रिएक्शन है, पढ़ाया जा चुका है। बेकेलाइट यहां से बनता है, कंडेंसेशन से बनता है भाई। बेकेलाइट किससे बनता है? कंडेंसेशन से बनता है। पहले नोलेक बनाया जाता है और उसके बाद फर्दर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ हीट किया जाता है तो यार बेकेलाइट बनता है, याद होगा आपको। कंडेंसेशन रिएक्शन से बनता है, डिहाइड्रेशन भी आप इसको बोल सकते हो। और जब फिनोल पर फॉर्मेल्डिहाइड का अटैक होता है, ध्यान से देखिए प्यारे दोस्तों, फिनोल पर जब फॉर्मेल्डिहाइड का अटैक होता है ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इसी रिएक्शन के थ्रू यार ऑर्थो और पैरा पोजीशन के साथ CH2OH अटैच हो पाएगा, ठीक है। तो ES रिएक्शन होनी चाहिए पहली बात, दूसरी कंडेंसेशन होनी चाहिए या डिहाइड्रेशन भी आप इसको बोल सकते हैं। तो देखिए फिर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये सारी प्यारी प्यारी बातें कर रखी है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं, कंडेंसेशन एलिमिनेशन, यार इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जिक्र नहीं किया। एल्डिहाइड कैसे अटैक करेगा फिनोल पर, कौन सी रिएक्शन होगी? EAS, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, और इसके बाद क्या होगी? कंडेंसेशन, या आप बोल सकते हैं डिहाइड्रेशन होगी। तो सी ऑप्शन यार करेक्ट ऑप्शन होगा। चले आगे, चलिए 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 आगे चलते हैं। और यार अगर आपको विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, शायद कैमरा की एडजस्टमेंट में कुछ प्रॉब्लम है, तो यार आप देख लो, इसका आंसर होगा सी। आई होप अब सब कुछ क्लियर होगा। चलिए इसके बाद आगे चलें। आगे में शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें यार हमें एल्कोहलिक KOH को देखना, इसके साथ ट्रीट करना है। क्या बनेगा? एल्कोहलिक KOH को यार इसके साथ अगर ट्रीट किया जाए तो इस केस तो नोट कर लिया आपने ये। आगे चलते हैं, देखिए थर्ड क्वेश्चन में इस कंपाउंड को एल्कोहलिक KOH से ट्रीट किया गया है। एल्कोहलिक KOH क्या करता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में सुना होगा, एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन के काम आएगा। किसके काम आएगा? एलिमिनेशन के काम आएगा। अगर यार ये एलिमिनेशन करता है तो देखिए बीटा एलिमिनेशन होगा इस केस में। अल्फा ये है, बीटा तो इस तरफ भी है, लेकिन मैं आपको बता दूं सिरजफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्किन बनेगी। तो करना क्या होगा? अल्फा से हैलोजन और बीटा से हाइड्रोजन रिमूवल हो जाए तो हो जाए। क्या बनेगा? देखिए अगर अल्फा से हैलोजन और बीटा से हाइड्रोजन और ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड बीटा को चूज करते हैं तो ये होगी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्किन, यही मिल रही होगी। कहानी क्लियर है? अब क्या करें? अब इसकी पॉलीमराइजेशन करवा दें। इसकी पॉलीमराइजेशन के बाद क्या बनेगा? देखना, इसकी पॉलीमराइजेशन के बाद ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन इस जैसे अगले मॉलिक्यूल के कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। मतलब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखना ब्रेक होगा, पाई क्लाउड आगे शिफ्ट होगा, ये कार्बन इस जैसे अगले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। कहानी क्लियर है? और इस प्रकार से काफी सारी यूनिट अटैच हो जाएंगी, पॉलीमर मिल रहा होगा। तो इन 4 ऑप्शन को देखकर ये पहचानना है
पॉलीमर दिखने में कैसा है। देखिए यहां इस पोजीशन के साथ Cl अटैच्ड है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में यह OH दिया है। OH तब आ सकता था जब यहां हीट दिया होता। रिंग सिस्टम के हेलोजन को रिमूव करने के लिए यार अकेले OH माइनस से काम नहीं चलेगा। ये हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के वन शॉट वीडियो में मैंने आपको बताया था, इसके लिए हीट तो जरूरी होगा। एराइल हैलाइड्स इतने रिएक्टिव नहीं है कि OH माइनस नॉर्मल दिया हो बिना हीट के रिएक्शन हो जाए, नहीं ऐसा नहीं होगा। ऐसे केस में हीट तो देना चाहिए था। तो मेरे दोस्त यहां से Cl हटकर OH नहीं आ सकता है, इसका आंसर नहीं होगा। Cl हटकर OH नहीं आ सकता, ये इसका आंसर नहीं आएगा। यहां तो एक और ड्रामा किया है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या कोई और कार्बन है? नहीं है। यहां देखना कार्बन आ गया है, गलत है। यही तो आंसर होगा। अरे यही तो आंसर होगा। किस प्रकार से बना होगा, इसको और ज्यादा डिटेल में देखना चाहते हो देख लो। बीटा एलिमिनेशन हुआ और उसके बाद देखना पॉलीमराइजेशन के बाद ये मिलता है। इस प्रकार से पॉलीमराइजेशन करवा दी गई है, नो टेंशन। आगे देखिए, आगे हमारे पास यार एक शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गिवन पॉलीमर। इस पॉलीमर का कौन होगा कॉन्स्टिट्यूएंट? पहले तो देख लो ये पॉलीमर है कौन सा। इसमें यार ये तो है हमारे पास यूरिया से मिलने वाले यूनिट, और ये फॉर्मेल्डिहाइड से मिलने वाले यूनिट। ये यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ये यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है, यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड के बीच कंडेंसेशन हुई है, तो ये काम हुआ है। आगे देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग पॉलीमर इन्वॉल्व्स हाइड्रोलिसिस। यार याद आ रहा है मुझे, कैप्रोलैक्टम की हुई थी हाइड्रोलिसिस। हाँ, कैप्रोलैक्टम की हाइड्रोलिसिस हुई थी, कैप्रोइक एसिड बना था और उसकी कंडेंसेशन के बाद मिलता है नाइलॉन 6। तो आपको क्या बताना है, कौन सा पॉलीमर हाइड्रोलिसिस के थ्रू बना है, मतलब किसी कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस होने के बाद बना है। नाइलॉन 6 बना है भाई। कैप्रोलैक्टम की हाइड्रोलिसिस से कैप्रोइक एसिड मिलता है और कैप्रोइक एसिड की पॉलीमराइजेशन करनी है, कंडेंसेशन करनी है, इससे नाइलॉन 6 मिल जाएगा, नो टेंशन। अरे ये तो बिल्कुल ही लल्लू है। गली का हर बच्चा जानता है, क्या जानता है? गली का हर बच्चा जानता है 2 मोनोमर्स फॉर सिंथेसिस ऑफ नाइलॉन 6,6R। अरे एडीपिक एसिड, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, 4 CH2 होंगे बीच में। यहां देखिए 6 CH2 होंगे, किसके बीच में? NH2 NH2 के बीच में। 4 CH2 किसके बीच में होंगे? COH COH के बीच में। ये एडीपिक एसिड है और ये क्या है? हेक्सामिथाइलिन डायमाइन है। ये आंसर हो जाएगा इसका। बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, यहां से क्या मिलेगा? यहां से क्या मिलेगा? मिलना क्या है? पॉलीमर मिलेगा, और क्या मिलना है? क्या मिलेगा? लड्डू थोड़ी मिलेगा, यहां से पॉलीमर मिलेगा। खास बात मैं आपको बता दूं, NH2 ग्रुप कहीं पर भी आपको देखने को मिले और NaNO2H+ से इसको ट्रीट किया हो, इससे ट्रीट किया हो, ये पहले तो डाइजोनियम में कन्वर्ट होगा, और जो एलिफेटिक डाइजोनियम होता है ये अनस्टेबल होता है, पानी की प्रेजेंस में यार एल्कोहल में तब्दील हो जाएगा। ध्यान से सुनिए मैंने क्या बताया। इस प्रकार से अगर अमाइन है और NaNO2HCl या H+ से ट्रीट कर दे लो टेम्परेचर पर, क्या होगा? पहले तो डाइजोनियम बनेगा। कैसे बनेगा? अमाइन चैप्टर में आपको बताया जाएगा। ठीक है, और पानी यहां है, अटैक हो जाएगा। वेरी गुड लिविंग ग्रुप है, N2 गैसिवोल हो जाए तो क्या होगा? इसका अटैक हो, N2 गैसिवोल हो जाए, एल्कोहल बन जाएगी, नो टेंशन। और अगर यहां देखिए ये NH2OH में तब्दील हो जाए तो उसके बाद कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हो सकती है। कैसे हो सकती कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन? ये देखना, ये इसमें तब्दील हुआ। ऐसी एक और यूनिट यहां पर लिखिए। अगर हम ऐसी 1 2 3 4, बीच में 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है बीच में, यहां OH और यहां क्या लिख दे? COOH। ठीक है, ऐसी एक और यूनिट लिख दे तो क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का OH, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और एल्कोहल का हाइड्रोजन।
कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और एल्कोहल का हाइड्रोजन किसको रिमूव कर रहे होंगे कंडेंसेशन रिएक्शन के दौरान? पानी का रिमूवल हो जाएगा, नो टेंशन। और आपको यार देखना क्या मिलेगी, यहां से किसका रिमूवल होगा? OH का। और एल्कोहल से किसका रिमूवल होगा? H का। क्या मिलेगा यहां से? क्या मिलेगी यहां से? यहां से चेन मिल जाएगी। यहां से हमें देखना ऐसा पॉलीमर मिल जाएगा। होल एन कर दो यार, हाँ इसका होल एन कर दो। बीच में कितने कार्बन? 1 2 3 4, ठीक है। बीच में कितने कार्बन? 1 2 3, 3 नहीं 4 है, तो यहां 2 कर दो, 2 बना दो, ठीक है। तो 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक है। तो रिपीटिंग यूनिट क्या होगी? C डबल बॉन्ड O, बीच में 1 2 3 4 कार्बन है, और यहां क्या होगा? O होगा, ठीक है। खोलें, ये होगी रिपीटिंग यूनिट। और इसे देखना यार, ये पॉलीमर मिल रहा होगा। देखो ऐसा स्ट्रक्चर कौन से ऑप्शन में दिया है? ऐसा स्ट्रक्चर हमें दिया गया है कौन से ऑप्शन में? जल्दी से देखो, A B C D, ये 4 ऑप्शंस आपके सामने। मुझे लगता है ऐसा C ऑप्शन में दिया गया है, ऐसा C ऑप्शन में दिया गया है। D ऑप्शन में देखना, ये फालतू दिया है। अरे कार्बोक्सिलिक एसिड का जब OH रिमूव होगा तो क्या ये O बचेगा? नहीं बचेगा भैया। इस कार्बन के साथ कोई O अटैच नहीं मिलेगा। कहानी क्लियर है? चलें फिर आगे। इतना सब कुछ देख लिया है तो चलें फिर आगे। एक अजूबा आपके सामने है ऐसा पॉलीमर आपने यार थ्योरी में कहीं नहीं देखा है, तो कोई टेंशन नहीं है। मोनोमरिक यूनिट आपको दी है 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। चलिए इसके बाद देखिए, एक अजूबा आपके सामने है। एक मोनोमरिक यूनिट आपको दे रखी है और पूछा है पॉलीमर दिखने में कैसा होगा। मोनोमरिक यूनिट देखना क्या है, और पॉलीमर पूछा है इस मोनोमरिक यूनिट का। इसके बाद आपको क्या करना? पॉलीमर का पता करना है। द होमोपोलीमर फॉर्म्ड फ्रॉम, होमोपोलीमर का मतलब एक ही टाइप की रिपीटिंग यूनिट होगी। क्या है? 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। चलिए इसके बाद देखिए, एक अजूबा देखिए। एक यार मोनोमरिक यूनिट आपको दी है और आपको चलिए इसके बाद देखिए, एक होमोपोलीमर के बारे में आपको बताना है और एक रिपीटिंग यूनिट आपको दे रखी है। रिपीटिंग यूनिट क्या है? 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। ये है रिपीटिंग यूनिट। 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड मतलब 4 कार्बन का एसिड है। अगर 4 कार्बन का एसिड है, ब्यूटेनोइक एसिड है, तो लिख लो जल्दी से 1 2 3 4, 4 कार्बन। कार्बन नंबर 4 के साथ OH अटैच्ड है। अगर हम पॉलीमराइजेशन करवा दें, क्या करवा दें भैया? पॉलीमराइजेशन करवा दें तो क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड से OH का रिमूवल होगा और एल्कोहल से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। पॉलीमर कैसा मिल रहा होगा? पॉलीमर हमें यार ऐसा मिल रहा होगा। पॉलीमर कैसा मिल रहा होगा? पॉलीमर हमें ऐसा मिल रहा होगा। होल एन देख लो जल्दी से ऐसा होमोपोलीमर हमें कहां मिलता है? कौन से ऑप्शन में मिलता है? ऐसा होमोपोलीमर हमें मिलता है ऑप्शन नंबर 4 में, डी ऑप्शन में मिलता है। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। बीच में कितने कार्बन है? कितने CH2 है? C डबल बॉन्ड O एंड O के बीच में यार 3 कार्बन, 1 2 3। CH2 की फॉर्म में कितने कार्बन? 3 कार्बन है। ये इसका आंसर हो जाएगा। जी हाँ, डी ऑप्शन इसका होगा राइट आंसर। चलें आगे। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। देखिए यहां पर यार 2 कंपाउंड रिएक्ट होंगे, कंपाउंड बनेगा, मोनोमरिक यूनिट बनेगी। उसके बाद फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से हमें पॉलीमर का आइडिया लगाना है। तो होगा क्या इसमें? देखिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा यहां से इस मॉलिक्यूल पर, और न्यूक्लियोफाइल की तरह ये वाला नाइट्रोजन बिहेव करेगा यार। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये नाइट्रोजन देखना यार अपने लोन पेयर को इस प्रकार से डीलोकलाइज कर रहा होगा। रेजोनेंस होगा, बिल्कुल होगा। ये ज्यादा अवेलेबल है, ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो ऐसे केस में न्यूक्लियोफिलिक अटैक किससे होगा? कोई इलेक्ट्रोफिलिक साइट भी होगी। देखिए ये वाली इलेक्ट्रोफिलिक साइट सबसे ज्यादा अच्छी है। क्यों? या 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड है। इसके साथ देखना क्लोरीन अटैच्ड है, O अटैच्ड है,
तो यहां डेल्टा प्लस चार्ज ज्यादा होगा। तो चलिए फिर इसका अटैक करवा दें, जिससे इस Cl का डिपार्चर हो जाएगा, इस Cl का डिपार्चर हो जाएगा और यार इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। ध्यान से देखना, नाइट्रोजन के अटैक की वजह से नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आएगा, नाइट्रोजन अपने प्लस चार्ज को H प्लस के रिमूवल से दूर कर पाएगा। यहां से Cl माइनस का रिमूवल हुआ है तो यहां से H प्लस का रिमूवल होगा, ताकि HCl बन जाए और नाइट्रोजन का प्लस चार्ज दूर हो जाए। तो देखना ध्यान से, पहले 2 हाइड्रोजन इसके साथ थे, अब यार एक H प्लस के रिमूवल के बाद देखना एक ही हाइड्रोजन होगा इसके पास, NH2 से क्या बन जाएगा, ये NH बन जाएगा, आगे कार्बन है, C डबल बॉन्ड है, ये NH2 यार इंटैक्ट होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ये इंटैक्ट होगा। यहां देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ऐसे कैसा होगा, या Cl है। अब क्या करना है, अब इसकी पॉलीमराइजेशन करवा देनी है। इस पूरे को मान लो G, क्या मान लो, इस पूरे को G मान लो, कंफ्यूजन नहीं होगी। इस पूरे को मान लो G, ये G है, ठीक है, ये Cl है ही। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन पर फोकस करना है, ठीक है। इसकी अगर पॉलीमराइजेशन हम करवा दें, इसकी अगर हम पॉलीमराइजेशन करवा दें तो क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का कार्बन ये अपने जैसे दूसरे कार्बन के साथ क्या होगा, कंबाइन होगा। जानते जैसे पॉलीथीन में हुआ था, तो क्या बनेगा ऐसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जुड़ते चले जाएंगे, तो क्या होगा, पॉलीमर मिल रहा होगा। तो देखिए पॉलीमराइजेशन के बाद पॉलीमर दिखने में कैसा होगा, पॉलीमराइजेशन के बाद पॉलीमर दिखने में ऐसा होगा, यहां Cl है, यहां से ग्रुप G मान लिया है, एक अटैचमेंट इसके साथ है, एक अटैचमेंट इससे होगी, होल क्या कर दें, होल N कर दें इसको, होल N। तो पॉलीमर दिखने में ऐसा होगा, मेरा तो ऐसा मानना है, पॉलीमर दिखने में ऐसा होगा, होल N, ठीक है। तो देखो यार ऐसा किसमें देखने को मिल रहा है, मुझे तो ऐसा देखने को मिल रहा है ए ऑप्शन में, आपको ऐसा कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, मुझे तो ए ऑप्शन में ऐसा देखने को मिल रहा है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, नोट कर लेना यार। चलिए इसके बाद बारी है यार लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। मुझे लगता है स्टेटमेंट 1 ही करेक्ट नहीं है। चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन मतलब यार एडिशन पॉलीमराइजेशन की बात की गई है, इन्वॉल्व्स होमो पॉलीमराइजेशन ओनली, जी नहीं। एडिशन पॉलीमराइजेशन के दौरान यार एक टाइप की मोनोमरिक यूनिट तो हो ही सकती है, एक से ज्यादा टाइप की मोनोमरिक यूनिट भी तो हो सकती है, को पॉलीमराइजेशन भी तो हो सकती है। चेन ग्रोथ का मतलब एडिशन पॉलीमराइजेशन की बात की गई है। क्या मोनोमरिक यूनिट एक ही टाइप की होगी हमेशा, जी नहीं, एक से ज्यादा टाइप की भी तो हो सकती है भैया। ब्यूनाइन ब्यूनाइस बनते हैं, वहां एक से ज्यादा टाइप की मोनोमरिक यूनिट इस्तेमाल में ली जाती है, को पॉलीमराइजेशन का केस है। एडिशन पॉलीमराइजेशन, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन हमेशा होमो पॉलीमराइजेशन ही होगी, ये जरूरी नहीं है, को पॉलीमराइजेशन भी हो सकती है। यहां तो केवल होमो पॉलीमराइजेशन की बात की गई है, सरासर गलत है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या करेक्ट नहीं है यही तो पहचानना है, ये करेक्ट नहीं है, ये तो करेक्ट है। चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन इंक्लूड्स बोथ होमो एंड को पॉलीमराइजेशन, जी हां ये करेक्ट है। नाइलॉन 6 इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, मतलब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। स्टेप ग्रोथ का मतलब क्या, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ये भी करेक्ट है। कैप्रोइक एसिड जो बनता है उसकी कंडेंसेशन करवानी पड़ती है, तब हमें नाइलॉन 6 मिलता है, करेक्ट है ये। स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन रिक्वायर्स ए बाई फंक्शनल मोनोमर, हां कंडेंसेशन होने के लिए बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल मोनोमरिक यूनिट की जरूरत पड़ती है, होना चाहिए बाई फंक्शनल, नहीं तो ट्राई फंक्शनल भी होगा तो भी काम चला लेंगे। बात समझ आई कि नहीं आई, मतलब ऑप्शन बी सी डी में दी गई स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन ए में दी गई स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, और हमें यही बताना है क्या करेक्ट नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यार आज के हमने इस शानदार सेशन में कुछ क्लासिफिकेशन की बात कर ली, हाँ कुछ क्लासिफिकेशन देख ली है, और हमने यार ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कर ली है बात।
काफी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आइए। क्वेश्चन तो हमने किए नहीं, कैसे पता चलेगा एग्जाम में, जेईई नीट जैसे बड़े एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो आज मैंने जेईई के क्वेश्चन से आपको रूबरू करवाया है। अगले सेशन में नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ हमारी होगी मुलाकात, और भी जो बचा हुआ पोर्शन है इस चैप्टर का उसे हम फिनिश कर लेंगे। इसके बाद हम यार टर्म 2 का वो सिलेबस स्टार्ट करेंगे जो कि आपके बोर्ड में भी है, जेईई मेंस, जेईई एडवांस्ड में तो यार होगा ही, ठीक है। तो हम उस सिलेबस की बात कर रहे होंगे, और लेक्चर प्लानर भी आपको मिल रहा होगा इस वीडियो के जस्ट पहले या जस्ट बाद, तो आपको उसकी भी टेंशन नहीं लेनी है। टर्म 2 का जो बोर्ड का सिलेबस है वो भी कवर हो जाएगा, और जेईई एडवांस, जेईई मेंस और नीट के सिलेबस के साथ तो हम धुआंधार अंदाज में आगे चल ही रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। लास्ट लेक्चर में पॉलीमर का लास्ट लेक्चर नंबर 4 होगा, उसको अटेंड करना बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ढेर सारी प्यारी प्यारी बातें आप सभी के बीच लेकर आऊंगा, और उसके बाद हम सरफेस केमिस्ट्री को करेंगे शानदार अंदाज में स्टार्ट, अपने अंदाज में स्टार्ट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।